हेलो। 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 अरे हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए सब लोग जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबको बुला लीजिए बेटा। और आप सब लोग सकुशल होंगे घर पे, ऐसी आशा है। और क्लास कैसा चल रहा है आप लोगों का, आप बताते रहे हमें, जिससे हम कुछ सुधार कर सके अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी तक हम मध्य प्रदेश में एमपी का इतिहास पढ़ रहे थे। इसको आगे चलते हैं। आज की जो मुख्य घटना है वो देखते हैं। आज 4 फरवरी है। आज पूरी दुनिया विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाती है। क्या मनाता है बेटा? विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। आज का करंट इवेंट्स, 4 दिसंबर को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। और इसी दिन 4 दिसंबर को 2004 में पहली बार फेसबुक लॉन्च हुआ था। आज के दिन ही, हाँ सॉरी, 4 फरवरी, 4 फरवरी 2004 को आज के ही दिन फेसबुक लॉन्च हुआ था। इसके जो जनक है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया था। आज के दिन ही 4 फरवरी को मार्क जुकरबर्ग ने क्या लॉन्च किया था? हाँ, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सब लोग सकुशल हैं बेटा? तो ये आज का करंट इवेंट्स था। अब अपन आगे चलते हैं। कल हम चंदेल वंश के बारे में पढ़े थे। आज अपन उसके आगे चलते हैं, परमार वंश के बारे में पढ़ते हैं। चलिए उसके पहले कुछ क्वेश्चंस बताइए आप लोग, फिर चलते हैं आगे, जिससे समय समय पर आपका टेस्ट भी होता रहे। चलिए, पवाया या पद्मावती, पद्मावती का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ये प्रश्न है, किस पुस्तक में मिलता है? चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन है, पहला मेघदूत, मेघदूत पहला आंसर ऑप्शन है। दूसरा है रघुवंश, तीसरा है ती माधव, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से बेटा। प्रश्न क्लियर है? पवाया या पद्मावती का वर्णन इनमें से किस पुस्तक में मिलता है? जल्दी से आंसर दीजिए, फिर क्लास आगे बढ़ाएं अपन। पद्मावती या पवाया का वर्णन इसमें से किस पुस्तक में मिलता है? मालती माधव, मालती माधव आंसर आ रहा है सबका। मेघदूत में नहीं है, मालती माधव, बिल्कुल सही आंसर, मालती माधव। और इस पुस्तक का राइटर कौन था बेटा? इस पुस्तक का राइटर कौन था? बेटा कौन था? भवभूति, कल ही तो पढ़े थे। भवभूति
की किताब मालती माधव, इसमें वर्णन मिलता है पवाया पद्मावती का। कल ही तो पढ़े थे, फिर भी मिस्टेक क्यों हो रहा है बेटा? मेघदूत में वर्णन है उज्जैनी का, रघुवंश में वर्णन था दशारण का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का, चंदेल राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? दूसरा प्रश्न। या खजुराहो का, खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? ये दूसरा प्रश्न है। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? इसके मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप आंसर बताइए। खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? आंसर नहीं आया? हाँ, वेरी गुड। राहुल तोमर कह रहे हैं कंदरिया महादेव का मंदिर, बिल्कुल सही जवाब है। राहुल तोमर कह रहे हैं कि कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, बिल्कुल सही जवाब है। कंदरिया महादेव का मंदिर जिसे विद्याधर ने बनवाया था। बेटा किसने बनवाया था? विद्याधर ने, विद्याधर ने बनवाया था। जब विद्याधर ने महमूद गजनवी को, बेटा किसने बनवाया था ये? कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ का बेटा? खजुराहो का। इसका निर्माण किसने करवाया था? विद्याधर ने करवाया था। एक प्रश्न और जोड़ सकते हैं कि महमूद गजनवी, महमूद गजनवी कि जब आक्रमण किया था तो इसको पराजित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था ये मंदिर विद्याधर ने। प्रश्न क्या था? कंदरिया महादेव का मंदिर महमूद गजनवी को पराजित करने के उपलक्ष्य में विद्याधर ने करवाया था। चलिए, कुछ बच्चे तो सही आंसर देते हैं, बाकी तो सब ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। परमार वंश, मध्य प्रदेश में आज हम परमार वंश की बात करेंगे। परमार वंश, मध्य प्रदेश में परमार वंश। आज हम परमार वंश के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में परमार वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि परमार वंश जो है अग्निकुल का जो सिद्धांत था, जिसमें से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, उनमें से ही एक परमार वंश है। ये जो यज्ञ था वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू पर किया था। कहाँ किया था? माउंट आबू पर किया था। ऐसा कहते हैं कि इस यज्ञ से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं में से एक परमार है। बाकी कौन थे? चौहान, चालुक्य, या इनको हम सोलंकी कहते हैं। तीसरा है प्रतिहार, और चौथे थे परमार। तो याद रखें कि ये जो अग्निकुल का सिद्धांत था जो वशिष्ठ ऋषि ने दिया था, इसमें लिखा था कि माउंट आबू पर जब वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ किया तो उस हवन कुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, उनमें से एक परमार वंश था। उसी वंश के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा 3 वंश और थे। एक चौहान वंश था, एक चालुक्य या सोलंकी वंश है, और एक प्रतिहार वंश था जो हम पढ़े थे मध्य प्रदेश में, गुजर प्रतिहार वंश। तो आज अपन परमार वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब सबसे पहली बात आती है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। बेटा कौन था संस्थापक?
इसे बोलते हैं सीयक। सीयक या उपेंद्र या कृष्णराज। बेटा एक ही व्यक्ति के ये तीन नाम हैं, सीयक, कृष्णराज या उपेंद्र। इसने जो है इसने जो है परमार वंश की स्थापना की 812 ईस्वी में और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, तो प्रश्न क्या है बेटा कि परमार वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर देंगे अपन सीयक या उपेंद्र या, ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परमार प्रारंभ में प्रतिहारों के अधीन थे। याद रखें, प्रतिहारों के अधीन हुआ करते थे। जब प्रतिहार कमजोर हुए, हम बताए भी थे आपको कि जब प्रतिहार वंश का पतन होने लगा तो उसके अवशेषों पर कई राजवंश स्थापित हुए, उनमें से एक परमार वंश भी है। एक बुंदेलखंड में चंदेला वंश था, उसका हम अध्ययन कल किए थे। तो प्रश्न क्लियर है कि परमार प्रारंभ में प्रतिहारों के अधीन थे और इस वंश का संस्थापक है वो सीयक या उपेंद्र या कृष्णराज है, जिसने 812 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी और राजधानी कहां थी बेटा? उज्जैन में थी। बेटा क्लियर हो गया होगा कि परमार वंश का संस्थापक कौन था, राजधानी कहां थी, स्थापना कब की और प्रारंभ में ये किसके अधीन हुआ करते थे? तो वो प्रतिहारों के अधीन थे। बेटा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद परमार वंश का जब शासक बैरी सिंह बना, बेटा कौन बना? बैरी सिंह। इसने राजधानी को चेंज किया और ये राजधानी कहां ले गया? धार में ले गया। बेटा क्लियर है कि प्रारंभ में राजधानी उज्जैन में थी, इसके बाद राजधानी धार में पहुंच गई और धार कौन ले गया? बैरी सिंह। बेटा ये प्रश्न जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया था कि परमार वंश की राजधानी को उज्जैन से धार में कौन ले गया? तो बैरी सिंह, या इसका द्वितीय है ये बैरी सिंह द्वितीय अपनी राजधानी को उज्जैन से धार में ले गया था। याद रखें, जेल प्रहरी 2017 में प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। बैरी सिंह के बाद जो है इसका जो परमार वंश का शासक था वो बना बाकपति मंजू। बाकपति मंजू नाम है इसका। तो ध्यान रखें, बैरी सिंह द्वितीय के बाद परमार वंश का जो शासक था वो कौन बना? बाकपति मंजू बना। ये 973 से 98 एडी तक शासक रहा परमार वंश का। 973 से 998 तक परमार वंश का शासक रहा। कौन बेटा? बाकपति मंजू। क्लियर है बेटा? बाकपति क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। इस मुंज ने बहुत सारे काम करवाए थे। तो पहली बात तो ये बाकपति मुंज, इसने मुंज सागर झील बनवाई। पहली बात क्या था कि मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। एक प्रश्न कि मुंज सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे बागपति मुंज ने करवाया था। और कहां पर करवाया था? धार में। एक प्रश्न कि मुंज सागर झील का निर्माण कहां पे हुआ था? धार में हुआ था। और किसने करवाया था? बाकपति मुंज ने करवाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसने महेश्वर और ओमकारेश्वर और उज्जैन में कई मंदिर बनवाए थे। कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। बेटा ठीक है ना? बाकपति मंजू ने इसके बाद महेश्वर में, ओमकारेश्वर में और उज्जैन में
कई मंदिरों का निर्माण कराया था। क्या नाम था बेटा? बागपति मुंज। आगे चलते हैं। एक प्रश्न कि मालवा में स्वर्ण काल का आरंभ, मालवा में स्वर्ण काल का आरंभ किसके शासन काल से शुरू हो जाता है? परमार वंश का। बेटा मालवा में कौन था बेटा? परमार वंश। क्लियर है ना? चाहे तो ऐसे पूछ ले चाहे ऐसे पूछ ले। परमार वंश का स्वर्ण काल कब से आरंभ होता है? तो उसका नाम आएगा बागपति मंजू। बागपति मुंज। ध्यान रखें कि परमार वंश का स्वर्ण काल किस शासक के समय से आरंभ होता है? तो आप बताएंगे बागपति मुंज। और ये बेटा प्रश्न मध्य प्रदेश एसआई 2012 में पूछा गया था। ओके, एमपी एसआई 2012 में एक प्रश्न आया कि परमार वंश का स्वर्ण काल किसके समय से आरंभ होता है? आरंभ की बात याद रखें, तो आरंभ होता है बागपति मुंज के शासन काल से। बेटा क्लियर है? आगे बात करते हैं। बागपति मुंज परमार वंश का महानतम शासक हुआ है, बट इसके और भी बहुत सारे आक्रमण हुए, तो ये चालुक्य वंश से हार गया। चालुक्य वंश के शासकों से ये लड़ा और युद्ध में हार गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखें कि बागपति मुंज किस वंश के शासकों से लड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो चालुक्य वंश के शासक से ये हार गया था और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बेटा क्लियर है? ये कौन थे बेटा? बागपत मुंज थे, जो अभी आप पढ़ रहे थे। याद रखने के समय बेटा क्लियर है? चलिए, इसके बाद परमार वंश का सबसे जो महानतम शासक है राजा भोज, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उसी की चर्चा करेंगे। क्या नाम बेटा? राजा भोज। राजा भोज, इसका जो टाइमिंग है 1000 से 1055 ईस्वी का समय है राजा भोज का। नहीं, परमार वंश पढ़ रहे हैं अपन अभी अपन मध्य प्रदेश में परमार वंश पढ़ रहे हैं। बागपति मुंज के समय स्वर्णकाल आरंभ हुआ और राजा भोज का समय परमार वंश का स्वर्णकाल है। आरंभ कब से हुआ था बेटा? हाँ, बागपति मुंज के समय में, और राजा भोज का समय मालवा का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजा भोज परमार वंश का, राजा भोज परमार वंश का सबसे महान शासक था। परमार वंश का सबसे महान शासक हुआ राजा भोज। राजा भोज परमार वंश का सबसे महानतम शासक था। बेटा क्लियर? चलो, इसने भोजपुर शहर को बसाया। पहला प्रश्न, राजा भोज ने भोजपुर शहर की स्थापना की। एक प्रश्न कि भोजपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे राजा भोज। बेटा क्लियर है? हाँ, अब ये भोजपुर शहर कहां पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में है भोजपुर शहर। भोजपुर शहर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। बेटा क्या नाम है? भोजपुर। क्लियर है? भोजपुर शहर रायसेन जिले में है और बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है भोजपुर। बेतवा नदी के किनारे है भोजपुर। क्लियर आ रहा है प्रश्न? अब समझ में आ रही है प्रश्न कि भोजपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? राजा भोज ने करवाई थी। भोजपुर शहर किस जिले में? रायसेन जिले में है। किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसी भोजपुर में राजा भोज ने, भोजपुर में राजा भोज ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ध्यान से पढ़ना। क्लियर? इसी भोजपुर में क्या बनवाया? शिव मंदिर का निर्माण कराया।
इस मंदिर की तुलना किससे की जाती है? सोमनाथ के शिव मंदिर से। ध्यान रखें बेटा प्रश्न, सोमनाथ के शिव मंदिर से तुलना की जाती है। एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, शिव मंदिर से की जाती है। बच्चों समझ में आ रहा है बेटा कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर की तुलना सोमनाथ के शिव मंदिर से की जाती है? तो आप बताएंगे भोजपुर के शिव मंदिर की। एक प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूं, मध्य प्रदेश के किस मंदिर की तुलना लिंगराज मंदिर से की जाती है? लिंगराज मंदिर से की जाती है। अगला प्रश्न आपके लिए यह है, लिंगराज मंदिर से की जाती है बेटा। मध्य प्रदेश के किस मंदिर की तुलना लिंगराज मंदिर से की जाती है? बेटा ये भुवनेश्वर में है। चलिए भुवनेश्वर उड़ीसा में, हम आपको बताए भी हैं कल या परसों में। हाँ वेरी गुड, कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना जो है इससे की जाती है। और भोजपुर के शिव मंदिर की तुलना सोमनाथ के शिव मंदिर से की जाती है। सोमनाथ का शिव मंदिर गुजरात राज्य में है। बेटा कहां पर है? गुजरात राज्य में है। और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ का मंदिर। ये वही सोमनाथ का मंदिर है जिसे 1025-26 में महमूद गजनवी ने लूटा था। उसी मंदिर से भोजपुर के शिव मंदिर की तुलना की जाती है, जिसका निर्माण राजा भोज ने रायसेन जिले में करवाया था, या वर्तमान ये रायसेन जिले में है। बेटा कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, राजा भोज अभी बहुत सारे कार्य करेगा जो आपके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में कई बार पूछे जाते हैं, उन्हीं की अपन चर्चा कर रहे हैं। चलिए, राजा भोज ने, आगे बढ़ते हैं, राजा भोज ने धार जिले में भोजशाला का निर्माण कराया था। बेटा क्या करवाया था? भोजशाला का निर्माण कराया था। निर्माण कराया था। राजा भोज ने धार जिले में भोजशाला का निर्माण कराया था। और इसी भोजशाला में सरस्वती या बोलते हैं बाक देवी का मंदिर बनवाया था। बाक देवी का मंदिर बनवाया था। तो ध्यान रखें, भोजशाला में किसका मंदिर है? सरस्वती का। इस प्रश्न को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रकार पूछा था कि राजा भोज की इष्ट देवी कौन है? राजा भोज की इष्ट देवी कौन है, यानी कि वो किसका पूजा करता था? इष्ट देवी है सरस्वती, इसलिए उसने सरस्वती का मंदिर बनवाया था भोजशाला में। हर व्यक्ति का कोई न कोई इष्ट होता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई कृष्णा की पूजा करता है, कोई सरस्वती की पूजा करता है, कोई काली माँ की पूजा करता है। लेकिन राजा भोज की जो इष्ट देवी हैं वो कौन थी? सरस्वती थी। इन्हें बोलते हैं बाक देवी या सरस्वती। क्लियर बेटा? इन्हीं का मंदिर कहाँ बना है? भोजशाला में है। और भोजशाला कहाँ है बेटा? धार जिले में है। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, इस समय जो भोजशाला थी शिक्षा का महान केंद्र था। शिक्षा का महान केंद्र था। राजा भोज के समय भोजशाला शिक्षा का महान केंद्र था। ओके, या अपन कह सकते हैं संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र था। क्लियर है? भोजशाला संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खलजी, नाम सुना होगा आपने, अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने इस मंदिर को तोड़ दिया, इस मंदिर को तोड़ डाला।
तोड़ दिया। और यहां पर कमाल मौला, ये प्रश्न याद रखें, कमाल मौला मस्जिद बनवाई थी। बेटा क्या बनवाई थी? कमाल मौला मस्जिद बनवाई। कहां पर? भोजशाला मंदिर को तोड़कर। भोजशाला मंदिर को तोड़कर कौन सी मस्जिद बनवाई थी? कमाल मौला मस्जिद। कमाल मौला मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था भोजशाला मंदिर को तोड़कर। बेटा ये जो सरस्वती की प्रतिमा है आज लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है, लंदन संग्रहालय में है, ध्यान रखें। कहां पर है बेटा? लंदन संग्रहालय में है ये प्रतिमा। यहां से उठा ले गए थे अंग्रेज। वर्तमान में ये जो बागदेवी की प्रतिमा है वो कहां पर है? लंदन म्यूजियम में है। और इस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर कमाल मौला मस्जिद बनवाई थी। कमाल मौला मस्जिद का निर्माण कराया था। ये मंदिर पूरे वर्ष में एक दिन खुलता है और उस दिन होता है बसंत पंचमी। क्या बोलते बेटा? बसंत पंचमी के दिन खुलता है। बसंत पंचमी को वीणा वादनी या सरस्वती माता का जन्मदिन होता है और ये मंदिर उसी दिन खुलता है। कारण इस मंदिर और इस मस्जिद को लेकर यहाँ विवाद चलता रहता है, इसलिए ये मंदिर साल में केवल एक ही दिन खुलता है। उस दिन बसंत पंचमी होती है और बसंत पंचमी माता सरस्वती का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं अपन। तो ये था बेटा, क्लियर? आगे चलते हैं। राजा भोज इसके अलावा और भी कार्य करेगा। राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी और भोपाल में भोज ताल बनवाया था। बेटा क्या बनवाया था? भोज ताल बनवाया था। राजा भोज ने भोपाल शहर बसाया और यहां पर भोज ताल का निर्माण कराया था। भोज ताल का निर्माण कराया था। बेटा कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ऐसा हमें लग रहा है, और आप फिर हमें बताते रहें कमेंट कर करके बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहीं भी तकलीफ हो तत्काल बताइए मुझे, हम समस्या का समाधान करेंगे और क्लास का आनंद लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा भोज, एक प्रश्न में यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर प्राचीन समय में भोपाल की बात आती है तो स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। एक प्रश्न कि राजा भोज ने प्राचीन भोपाल की स्थापना किया था। अगर हम बात करें आधुनिक भोपाल का संस्थापक कौन है? आधुनिक भोपाल का संस्थापक कौन है? चलिए ये प्रश्न है, संस्थापक कौन है? चलिए आंसर दीजिए। आधुनिक, प्राचीन काल में राजा भोज भोपाल का संस्थापक हो गया, तो आधुनिक काल में भोपाल का संस्थापक कौन है? आंसर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड त्यागी जी। दोस्त मोहम्मद, बहुत बढ़िया। दोस्त मोहम्मद को माना जाता है। दोस्त मोहम्मद ने आधुनिक भोपाल का स्थापना किया था, या आधुनिक भोपाल का संस्थापक था दोस्त मोहम्मद को आधुनिक भोपाल का संस्थापक कहा जाता है। जबकि भोपाल का जो नवाब है पहला, वो यार मोहम्मद है। ये आगे टॉपिक आएंगे तब हम पढ़ेंगे। भोपाल का पहला नवाब यार मोहम्मद और भोपाल का संस्थापक दोस्त मोहम्मद। यार मोहम्मद दोस्त मोहम्मद का बेटा था। ओके, दोस्त मोहम्मद। अभिषेक शर्मा भी कह रहे हैं दोस्त मोहम्मद, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर प्रश्न आता है कि भोपाल का पहला नवाब कौन था, तो यार मोहम्मद होगा, दोस्त मोहम्मद नहीं होगा। दोस्त मोहम्मद फाउंडर है भोपाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा भोज बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। राजा भोज बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, इसने कई किताबें लिखी हैं। राजा भोज बहुत विद्वान आदमी था। चलिए इसकी पुस्तकों के नाम लिखिए। राजा भोज की प्रमुख बुक्स।
विद्या विनोद, पहली किताब विद्या विनोद। राजा भोज की हम प्रमुख किताबों के नाम लिख रहे हैं। युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, विद्या विनोद पहली किताब है, युक्ति कल्पतरु दूसरी किताब है, समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार ये दूसरी किताब है। व्यवहार समुच्चय, व्यवहार समुच्चय ये चौथी किताब है। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण ये इनकी पांचवी किताब है। विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, समरांगण सूत्रधार, व्यवहार समुच्चय और सरस्वती कंठाभरण। आगे चलते हैं। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चंपू रामायण ये बेटा इनकी प्रमुख बुक्स हैं जो राजा भोज ने लिखी थी, राजा भोज ने लिखी थी, राजा भोज ने लिखी थी। और राजा भोज की जो उपाधि है वो कविराज है। क्या है बेटा? कविराज इसकी उपाधि है। किसकी? राजा भोज की। और भी उपाधियां हैं। नव विक्रमादित्य भी इसकी उपाधि है, नव विक्रमादित्य, नव सहशांक, नव सहशांक ये भी इसकी उपाधियां हैं। राजा भोज नाम आता है। नव सहशांक या नव विक्रमादित्य और कविराज की उपाधियां राजा भोज ने धारण की थी। बेटा क्लियर है यहां तक? ओके। कविराज, कविराज और इनकी राजा भोज की जो प्रमुख बुक्स हैं वो भी आपने पढ़ी। आगे चलते हैं। अब परमार वंश का जो अंतिम शासक है, परमार वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम था महलक देव। महलक देव, याद रखें कि परमार वंश का जो अंतिम शासक था वो महलक देव था। 1303 में अलाउद्दीन ने, 1303 में अलाउद्दीन खलजी ने, अलाउद्दीन खलजी ने मालवा को दिल्ली में मिला लिया था। 1303 में अलाउद्दीन खलजी ने महलक देव के समय मालवा पर आक्रमण किया और मालवा को दिल्ली दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बेटा क्लियर है? हाँ, 1303 का समय चल रहा है ना। दिल्ली सल्तनत का जो टाइमिंग है 1206 से 1526 तक का टाइमिंग है, इसके बीच में ही तो है। चलिए, अलाउद्दीन खलजी ने 1303 में मालवा पर आक्रमण कर दिया और परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव को युद्ध में पराजित कर दिया और मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये था बेटा परमार वंश जिसका अभी आप आनंद ले रहे थे। बताइए बेटा, समझ में आया परमार वंश? जल्दी से बताइए, बस आप बताते रहें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो ऐसा कुछ हम छोड़ नहीं रहे हैं जो समस्या पैदा करे आप लोगों को। बताइए बताइए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये था परमार वंश। स्थापना किसने की? सियक ने की, उपेंद्र ने की। कब की? 812 में की। राजधानी कहां थी? उज्जैन में। वीर सिंह द्वितीय कहां पे लेके आया? धारा नगरी में लेके आया। इसके बाद बागपति मुंज शासक बना जिसने मुंज सागर झील बनवाई और इसका समय स्वर्ण काल का आरंभ हो गया परमार वंश का। क्लियर है ना? इसने ओमकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन बहुत सारे मंदिर बनवाए, बट चालुक्यों से युद्ध करते हुए हार गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ।
फिर मालवा का सबसे जो महानतम राजा हुआ राजा भोज हुआ। राजा भोज 1000 से 55 तक का शासन रहा। इसने बहुत सारे कार्य किए जिस जो कार्य इसको महान बनाते हैं। राजा भोज ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो इसको महान बनाते हैं। इसने क्या किया, देखिए भोजशाला का निर्माण किया। भोजशाला उस समय का संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र हुआ था। वहां कई लोग अध्ययन करने आते थे और उसने ही यहीं पर अपनी इष्ट देवी सरस्वती का मंदिर स्थापित किया। कहां पर, भोजशाला में। और भोजपुर शहर बसवाया और उसी भोजपुर में भगवान शिव के लिए एक शिवलिंग का निर्माण कराया जिसे बोलते हैं भोजपुर का शिव मंदिर। ये एमपी का बड़े विख्यात मंदिरों में से एक है। इसी मंदिर की तुलना किससे की जाती है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से की जाती है। और इसी राजा भोज ने भोपाल शहर बसाया, प्राचीन भोपाल, और वहां पर भोजताल बनवाया। आज भी भोपाल को झीलों का नगर कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। और राजा भोज बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। उसने कई बुक्स लिखे, जो देखें ये 7 किताबें यहाँ पे लिखे हुए हैं। विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, समरांगण सूत्रधार, व्यवहार समुच्चय, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, इतनी सारी किताबें लिखी। तो इससे आपको लग रहा होगा कि राजा भोज निसंदेह महान था। चलिए आगे चलेंगे अपन। अब बस आप लोग लाइक करते रहें, जिससे मुझे लगता है कि हाँ आपके समझ में आ रहा है। इससे पढ़ाने की एनर्जी बढ़ जाती है बेटा। कई लोग तो बस देखते रहते हैं, लाइक भी नहीं करते। देखने वाले बहुत लोग हैं वीडियो को, बट लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। भाई क्लास निःशुल्क है, केवल आपको वीडियो देखना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और लाइक लगाते रहिए बस। और कोई समस्या है तो आप हमें लिख के बताएं, कमेंट करें, आप हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश, मध्य प्रदेश में अरे बेटा हम तो प्लान करे हुए हैं कि पूरा सामान्य अध्ययन आपको ऐसे ही लाइव पढ़ाएं, फ्री में पढ़ाएं, निःशुल्क पढ़ाएं, कोई फीस नहीं ले आपसे, बट आप पढ़िए। सामान्य अध्ययन से जो डर है बच्चों को वो मैं निकालना चाहता हूं। कुछ भी नहीं है, जैसा नाम है सामान्य, सामान्य ही है, असामान्य नहीं है। बट सामान्य तभी है जब आप उसको सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं, तो फिर वो रियल में सामान्य है, नहीं तो फिर असामान्य हो जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की बारे में बात करते हैं आज अपन। देखिए मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की, मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी। बेटा क्या थी, 2 शाखाएं थी। दिख रहा है बेटा, मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी। एक थे महेशमती, एक कौन सा है, महेशमती, महेशमती का कलचुरी वंश, महेशमती का कलचुरी वंश। पहला था महेशमती का कलचुरी वंश। समझ में आ रहा बेटा, पहला कौन सा है, महेशमती का कलचुरी वंश। महेशमती बोले तो महेश्वर, हाँ महेश्वर कहते हैं। और दूसरा है बेटा त्रिपुरी, त्रिपुरी या बोलते हैं जबलपुर, जबलपुर का कलचुरी वंश। ठीक है बेटा, मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी। एक महेशमती के कलचुरी है और दूसरे हैं बेटा त्रिपुरी के कलचुरी। अब देखिए इसका जो संस्थापक है वो है कृष्णराज। बेटा कौन है, कृष्णराज संस्थापक था इसका। और इसका जो संस्थापक है उसका नाम है कोकल। बेटा कौन है, इसका नाम था कोकल।
त्रिपुरी में जो कलचुरी वंश था उसकी स्थापना कोक्कल ने की थी, और मैस्मती का जो कलचुरी वंश था उसकी स्थापना कृष्णराज ने की थी। बेटा क्लियर? आगे बढ़ते हैं। या तो कोई दिक्कत? हाँ, एक प्रश्न है कि एक विद्वान रहा राजशेखर, राजशेखर किसके दरबार में था? तो याद रखें कलचुरी, कलचुरियों के दरबार में था, या कलचुरियों का दरबारी कवि था। एक प्रश्न अच्छी तरह से याद रखें कि राजशेखर किसका दरबारी कवि था? तो कलचुरियों का दरबारी कवि था। इसने एक किताब लिखी थी काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा पुस्तक का जो राइटर है और विद्यसाल भंजिका, विद्यसाल भंजिका, ये दो किताबें हैं, विद्यसाल भंजिका और काव्य मीमांसा। इन दो पुस्तकों का जो राइटर है राजशेखर, वो कलचुरी दरबार में रहता था या कलचुरियों का दरबारी कवि था। इस प्रश्न को याद रखें कि राजशेखर किसके दरबार में थे? तो कलचुरी वंश के दरबार में राजशेखर थे, और इनकी दो पुस्तकें थी काव्य मीमांसा और विद्यसाल भंजिका। बेटा क्लियर है? आगे चलते हैं। तो कलचुरी वंश की एमपी में दो शाखाएं हो गई, एक मायसमती की कलचुरी या त्रिपुरी कलचुरी। ऐसा भी आता है कि मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर कलचुरी वंश का शासन था? उज्जैन में था या त्रिपुरी में था? तो त्रिपुरी में था। मसमती में था या बालाघाट में था? तो महेशमती में था। महेशमती को अब महेश्वर कहते हैं, और ये वर्तमान में खरगोन जिले में है महेश्वर, और महेश्वर साड़ियों के लिए फेमस है, पता है अपन को। आगे चलते हैं। कलचुरी वंश के बारे में कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम बात करते हैं। दो शाखाएं हो गई और राजशेखर हो गए। आगे बढ़ते हैं। कलचुरी वंश का, कलचुरी वंश के शासक राजा कर्ण, बेटा को ध्यान रखें, राजा नाम क्या इनका? कर्ण है। कलचुरी वंश के राजा कर्ण को हिंद का नेपोलियन कहते हैं। हिंद का नेपोलियन कहा गया है। कितना बढ़िया प्रश्न निकाला है आपके लिए। क्या कहते हैं? हिंद का नेपोलियन कहते हैं। प्रश्न एक कि हिंद का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो राजा कर्ण को कहा गया है। याद रखें, हिंद का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो राजा कर्ण को कहा गया है। और राजा कर्ण किस वंश का था? तो आप बताएंगे कलचुरी वंश का था। ओके, किस राजा को हिंद का नेपोलियन कहा गया है? आपने ऐसे क्वेश्चन और भी पढ़े होंगे, मैं आपको बताता हूं। एक प्रश्न ये हो गया, हिंद का नेपोलियन किसे बोलते हैं बेटा? राजा कर्ण को बोलते हैं, राजा कर्ण को बोलते हैं। और सुनिए, अगर प्रश्न आए मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश, हिंद का नेपोलियन कौन हो गया? राजा कर्ण। एक प्रश्न। दूसरा है, मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहते हैं? भीमा नायक। गलत जवाब है। सर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया आपको। हाँ बेटा, आपके साथ जुड़े रहेंगे तो आपसे कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही ना बेटा। आपका साथ है तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो नेपोलियन है बोलते हैं यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर। क्लियर बेटा? मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
तो यशवंतराव होलकर को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इंदौर में अस्पताल बना हुआ है, यशवंतराव होलकर। मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो यशवंतराव होलकर को कहते हैं। और देखिए तीसरा प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो तुम्हें पता होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा समुद्रगुप्त। क्या आएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बेटा क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। अच्छा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? हाँ, आंसर ये है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? आंसर नहीं आया। क्या पूरी आ रही है इसमें? ये पूरा दिख रहा है पूरा? हाँ बेटा, स्मिथ, विसेंट स्मिथ ने कहा था। स्मिथ ने, या पूरा नाम विसेंट स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन। ओके, एक प्रश्न और सुनिए फिर, ये चौथा नंबर है। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? हाँ बेटा, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? आंसर नहीं आया बेटा आप लोगों का। गीतम श्रीवास्तव है, नादिर शाह, बिल्कुल राइट आंसर बेटा, नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का, ये ईरान का बादशाह था, इसने हिंदुस्तान भी लूटा है। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। ये इसी नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। देखिए एक एक तरह के कितने क्वेश्चन बने यहाँ पर। हिंद का नेपोलियन राजा कर्ण, शासक कलचुरी वंश का। एमपी का नेपोलियन यशवंतराव होलकर, किस वंश का है? होलकर वंश का। होलकर वंश का, जो इंदौर में है होलकर वंश। इस वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर करेगा। बेटा कौन करेगा? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर। इसी वंश में बाद में जाकर अहिल्याबाई होलकर होंगी। और भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को, जो गुप्त एम्परर था। और ईरान का नेपोलियन बोलते हैं नादिर शाह को, जिसने भारत को लूटा था 1739 में। उस समय मुगल बादशाह था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए एक बताइए, मध्य प्रदेश में मल्हार राव होलकर की समाधि कहां है? ये प्रश्न आपके लिए है। मध्य प्रदेश में मल्हार राव होलकर की समाधि कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में मल्हार राव की समाधि कहां स्थित है? आंसर दे रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में मल्हार राव होलकर की समाधि कहां स्थित है? आंसर नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं। इंदौर में नहीं है, भिंड के लाहार ब्लॉक में है। लाहार तहसील में जगह पड़ती है आलमपुर। लाहार भिंड, भिंड में मल्हार राव होलकर की समाधि है। भिंड जिले का लाहार जो ब्लॉक है वहां पर जगह पड़ती है आलमपुर, वहां पर है इसकी समाधि मल्हार राव होलकर की, जो होलकर वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रश्न क्लियर है। हिंद का नेपोलियन राजा कर्ण, वंश कलचुरी। एमपी का नेपोलियन यशवंतराव होलकर, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और ईरान का नेपोलियन बोलते हैं नादिर शाह को, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह
रंगीला। चलिए आगे चलते हैं बेटा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी ऐसा हम मान लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तोमर वंश। मध्य प्रदेश में तोमरों का इतिहास पढ़ेंगे आप। तोमर वंश के बारे में आज अध्ययन करते हैं। तोमर वंश के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। बेटा कौन? तोमर वंश। देखिए पहली बात तो ये कि तोमर जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे तमरघार कहते हैं। क्या बोलते हैं? तमरघार। ये ग्वालियर और मुरैना के आसपास का क्षेत्र जिसे तमरघार कहा जाता है। तोमर वंश की स्थापना सबसे पहले भारत में दिल्ली में हुई थी। कहां पे हुई थी? दिल्ली में। और यहां पर अनंगपाल सिंह तोमर, क्या नाम था? अनंगपाल सिंह तोमर, इन्होंने स्थापना की थी। आप सुने होंगे महाभारत काल में पांडवों के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के बाद परीक्षित, जनमेजय और इसी वंश में तोमर वंश आता है। पांडवों का जो आगे का वंशावली है उसी का जो अगला भाग है वो तोमर है। पांडवों के बाद जो उनके राजा परीक्षित हुए, जनमेजय हुए, है ना। तो अनंगपाल सिंह तोमर ने तोमर वंश की स्थापना दिल्ली में की थी। और इन्हीं तोमरों की एक शाखा थी जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में थी। कहां थी बेटा? ग्वालियर क्षेत्र में थी। इन्हीं तोमरों की शाखा थी जो ग्वालियर क्षेत्र में थी, जिसे हम बोलते थे तमरघार। इनका जो मूल निवास स्थान है उसे तमरघार कहते हैं। क्या बोलते हैं? तमरघार कहते हैं। इस तोमर वंश में राजा तो बहुत हुए, बट जो ग्वालियर का तोमर वंश है, जब ग्वालियर में तोमर वंश था उस समय दिल्ली में लोदी वंश का शासन था। उस समय दिल्ली में लोदी वंश का शासन था। हाँ, दिल्ली का अंतिम वंश था। इसमें जो है पहला बहलोल लोदी था, आपको पता होगा। बहलोल लोदी पहला शासक था। इसके बाद आपका सिकंदर लोदी था और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी था। बड़े ध्यान से देखें। और हम ग्वालियर की बात करें तो यहां पर पहला कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के समय बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। इसके बाद यहां पर मानसिंह तोमर, मानसिंह तोमर, और मानसिंह के बाद विक्रमाजीत सिंह तोमर। विक्रमाजीत सिंह तोमर राजा हुए। जब इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था तो 1517 में मानसिंह लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये अपन लिखेंगे अभी अपन खतौली के युद्ध में। 1517 में इब्राहिम लोदी ने अटैक किया ग्वालियर पर और इसमें मानसिंह शहीद हो गए। और मानसिंह के बाद जो विक्रमाजीत सिंह था ये राजा बना। विक्रमाजीत सिंह राजा बना। अब विक्रमाजीत जो तोमर था वो तोमर वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का सुल्तान था तो इब्राहिम लोदी पर 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था। बेटा कौन ने आक्रमण किया था? बाबर ने। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में विक्रमाजीत ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। जिस इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, मानसिंह तोमर लड़ते हुए शहीद हो गए और उसी इब्राहिम लोदी का साथ विक्रमाजीत सिंह तोमर ने दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और शहीद हो गया। और इसमें विक्रमाजीत सिंह की भी हार हुई और बाबर का भारत पर अधिकार हो गया। और इसी बाबर ने विक्रमाजीत सिंह से कोहिनूर छीन लिया। क्या छीन लिया? कोहिनूर जो हीरा था छीन लिया
और अपने पुत्र हुमायूं को दे दिया था बाबर ने। अब इस सारी प्रक्रिया में जो अपने मानसिंह तोमर है उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तोमर वंश का सबसे जो महानतम शासक है वो मानसिंह तोमर है। ये वही मानसिंह तोमर है जिनका संबंध मृगनयनी से था, मृगनयनी से था। और इस मृगनयनी के लिए उन्होंने संस्कृत विद्यालय भी बनवाया था। और मानसिंह तोमर ने ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया था। याद रखें, मानसिंह तोमर ने ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया था और अपनी मृगनयनी रानी के लिए ग्वालियर के किले में गुजरी महल बनवाया था। गुजरी महल, एक प्रश्न याद रखना, मृगनयनी महल कहीं नहीं है, इसी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया था क्योंकि मृगनयनी गुर्जर जाति से थी, गुर्जर जाति से थी। तो मृगनयनी के नाम पे ग्वालियर में कोई महल नहीं है। एक प्रश्न आता है कि इनमें कौन सा महल ग्वालियर में नहीं है, गुजरी महल या मृगनयनी महल या मानसिंह महल? तो मृगनयनी महल कहीं नहीं है, तो गुजरी महल बनवाया और मानसिंह महल बनवाया। मानसिंह के दरबार में कई विद्वानों को जो है सहायता प्राप्त होती थी और संरक्षण भी दिया गया है। उनमें सूरदास हैं, हरिदास हैं, नाभादास हैं। सूरदास का जो बचपन का समय है वो मानसिंह तोमर के संरक्षण में ही व्यतीत हुआ है। मानसिंह तोमर ने और भी बहुत सारे कार्य किए, जैसे मान कौतूहल, एक किताब है, नाम है उसका मान कौतूहल, इसको भी लिखा था। मान कौतूहल ये भी लिखा था। संगीत ग्रंथ है मान कौतूहल। और द्रुपद को संरक्षण भी दिया और मृगनयनी के जो है लिए एक संगीत विद्यालय भी स्थापित कराया था। और मध्य प्रदेश सरकार ने मानसिंह तोमर के नाम पर ही, मध्य प्रदेश सरकार ने मानसिंह तोमर के नाम पर ही 2008 में मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय भी स्थापित कराया है। संगीत विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में स्थापित कराया है, मेला रोड के सामने, है ना। संगीत विश्वविद्यालय क्या नाम है? राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, ग्वालियर भिंड रोड। तो ये भी जो है मानसिंह के बारे में है। और अंतिम शासक थे बेटा कौन? विक्रमाजीत सिंह। विक्रमाजीत सिंह इसके अंतिम शासक थे। तो बेटा ये तोमर वंश के बारे में है। तो यहाँ पे आज क्लास अपन समाप्त करेंगे। इसके बाद बुंदेला वंश है और मध्य प्रदेश में बघेलखंड राज्य की स्थापना करेंगे, वो कल के वीडियो में होगा। और ये वीडियो आज आपको कैसा लगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताएं, है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान।